मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। चमकती हुई आंखों को देखकर मैं कुछ टाइम के लिए भूल ही गया कि क्या रिया करूं। तंग नाना की आंखें थोड़ी नशीली और खोई हुई लग रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रही है, जैसे सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया हो। उसे इतने करीब देखकर उसका वो प्यारा और सुंदर चेहरा अंधेरे में भी एक ऐसी अट्रैक्शन फैला रहा था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जिसने दिल की धड़कन को बहुत तेज कर दिया। मैंने बिना सोचे अपने होंठ हल्के से हिलाए और आराम से उसकी उंगली को अपने होठों के बीच दबा लिया। तंग नाना के मुंह से एक छोटी सी आवाज निकली। उसकी बॉडी थोड़ी कांपने लगी। एक करंट एक ही सेकंड में उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गया। वो अपनी उंगली वापस खींचना चाहती थी, पर जैसे किसी अजीब सी पावर ने उसे पकड़ लिया हो, वो हिल भी नहीं पा रही थी। सॉरी, मैं अपनी इस अचानक की गई हरकत के लिए माफी मांगने ही वाला था कि तंग नाना ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाया। उसके वो खूबसूरत और नरम होंठ हल्के से कांप रहे थे, जैसे वो किसी चीज का वेट कर रही हो। मैं उसी सेकंड तंग नाना का इशारा समझ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सी चाहत उठाई। अपने सामने इतनी करीब उस खूबसूरत लड़की को देखकर मैं अपने अंदर की बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से उसके कंधों को पकड़ लिया। इस सपने जैसे प्यारे माहौल में मैं धीरे धीरे तंग नाना के पास गया। हम दोनों के होंठ एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और जैसे ही वो टच होने वाले थे, मेरे होंठ आराम से उसके होठों से लग गए। तंग नाना ने अपनी आंखें खोली। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक था। उसने कोई विरोध नहीं किया। मेरे होंठ गर्म और मुलायम थे। उनमें एक ऐसी अट्रैक्शन थी जिसे वो रोक नहीं पाई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें वापस बंद कर ली, मेरे गले में हाथ डाला और उस किस का रिप्लाई देने लगी। हम दोनों के होठ आराम से एक दूसरे से टच हो रहे थे। हमारी सांसें एक दूसरे में मिल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हों। ये किस बहुत ही प्यारा और पैशन से भरा था, जिसने हमें पूरी तरह इसमें डुबा दिया था। हम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। गड़बड़ हो गई होस्ट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे होस्ट, आप ये क्या कर रहे हो? मैं और तंग नाना इस प्यारे और रोमांटिक इसमें पूरी तरह डूबे हुए थे कि तभी सिस्टम की ये बेटाइम की आवाज मेरे दिमाग में एक ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरी। मैं एकदम से चौंक गया, तुरंत होश में आया और बिना सोचे जल्दी से उसके होठों को छोड़ दिया। तंग नाना को ये बीच में रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने हल्की सी आवाज निकाली और वापस मेरे चेहरे को पकड़कर मेरे होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। मेरे दिमाग में जैसे कोई जोर की आवाज गूंज गई। आधा तो इसलिए क्योंकि तंग नाना के इस तरह आगे से आकर किस करने से मेरा दिमाग सुन हो रहा था, और आधा इसलिए क्योंकि सिस्टम की घबराई हुई आवाज मेरा दिमाग खराब कर रही थी। मैंने बिना सोचे उसे खुद से दूर करना चाहा, पर मेरे हाथ ऐसे जम गए थे जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। मुझसे बिल्कुल ताकत नहीं लगाई जा रही थी। तंग नाना की आंखें कसकर बंद थीं। उसकी लंबी पलकें हल्के हल्के कांप रही थीं। इस वक्त वो अपनी सारी शर्म और झिझक भूल चुकी थी। उसके गाल गर्म थे, सांसें तेज चल रही थी और उसके मुंह से एक शर्म और चाहत से भरी धीमी आवाज आ रही थी। होस्ट, लॉन्ग आउटिया ने पता नहीं कौन सा जुगाड़ लगाकर दुनिया के डेटा में जबरदस्ती एंट्री कर ली है। अब वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपको अभी जाकर उसे रोकना होगा। ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। फाइनली मेरे दिमाग ने मेरे दिल को हरा दिया। मैंने थोड़ी ताकत लगाई और आराम से तंग नाना को खुद से दूर किया। नाना, एक सेकंड रुको। मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था। मेरी आवाज भारी हो गई थी और मेरी आंखों में बहुत गिल्ट और मजबूरी साफ दिख रही थी। तंग नाना मेरे इस अचानक दूर करने से पूरी तरह घबरा गई। उसने अपनी नशीली आंखें खोली और मुझे देखा। उसकी आंखों में अभी भी वो प्यार और थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। फेंग युआन, क्या हुआ? तंग नाना की आवाज में थोड़ी उदासी थी और अभी हुए किस की वजह से उसके गाल एकदम लाल हो रहे थे। मैंने कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मुंह खोला, पर मेरा गला एकदम सूख गया था। मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। मैं उसे कैसे बता सकता था कि मैंने ये प्यारा सा पल अपने दिमाग में बज रहे सिस्टम की वार्निंग की वजह से बीच में ही रोक दिया। सॉरी नाना, मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मुझे उसे अभी की अभी सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने अपनी नजरें चुराते हुए घबराहट में कहा। तंग नाना ने मेरे इस घबराए हुए चेहरे को देखा तो उसके दिल में अजीब सी टेंशन होने लगी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, ऐसा कौन सा काम है? क्या थोड़ी देर वेट नहीं कर सकता? मैंने अपने दांत पीसे और दिल पर पत्थर रखकर झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं खड़ा हो गया। नहीं, ये काम अभी करना बहुत जरूरी है। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ये बोलते हुए मैं जाने के लिए पलटा। फेंग युआन, तंग नाना भी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भराए थे। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया? आई एम सॉरी। मैं नीचे झुककर उसके बिखरे बालों को ठीक करना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ? जब मन किया पास आकर किस कर लिया और जब मन भर गया तो सीधा उठाकर साइड कर दिया। टैंग नाना ने जोर से मेरे हाथ को झटक दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अचानक उसे खुद
मुझसे दूर क्यों कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन सा राज है जो मैं उसे बता नहीं सकता। सिस्टम, तुम्हारी बात सच होनी चाहिए, बता रहा हूँ। मैं फैंग यूयू की इलेक्ट्रिक स्कूटी को सड़क पर फुल स्पीड में भगाते हुए सिस्टम पर चिल्ला रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। हालांकि मुझे पता था कि अभी मैं और टैंग नाना बस जज्बातों में बह गए थे, पर उस किस को ऐसे बीच में तोड़ने का मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था, खासकर जब मैंने टैंग नाना की वो रोती हुई और गुस्से वाली आंखें देखी थी। मेरा दिल अंदर से टूट सा गया था, पर कोई ऑप्शन नहीं था। पहले इस सामने वाले कलेश को हैंडल करना पड़ेगा, फिर जाकर उससे अच्छे से माफी मांगूंगा। मैंने अपने दांत पीसे और स्कूटी की स्पीड और बढ़ा दी। हवा मेरे कानों के पास से जोर से गुजर रही थी, जिससे मेरी आंखों में दर्द होने लगा। अबे यार सिस्टम, मैं उसे रोकूंगा कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। होस्ट, अभी डेटा में जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से लॉन्ग ऑटियन अभी सिटी हॉस्पिटल में है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी झाओ नाम के आदमी की किस्मत को हैक करके अपने नाम कर लिया है। अब वो पक्का उसी पावर को लेने जा रहा है। होस्ट, आप थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। भाई मैं पहले ही टॉप स्पीड पर चला रहा हूँ। मैंने स्कूटी को ड्रिफ्ट किया और एक बड़े से ट्रक के पहियों के एकदम पास से कट मारते हुए निकला। अबे अंधे, मरने की इतनी जल्दी है क्या? ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में शीशा नीचे किया और मेरी तरफ चिल्लाते हुए गालियां देने लगा। मैं हवा की स्पीड से भाग रहा था और फाइनली मुझे हॉस्पिटल का मेन गेट दिख गया। मैंने जोर से ब्रेक मारी और स्कूटी ऑलमोस्ट साइड की रेलिंग से टकराने ही वाली थी। मैंने स्कूटी को ठीक से पार करने की भी टेंशन नहीं ली, उसे वही छोड़ा और भागते हुए हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर घुस गया। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते ही कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। लॉन्ग ऑटियन इस वक्त हॉस्पिटल की लॉबी में ही था। वो एक व्हील चेयर पर बैठा था, शरीर के कई हिस्सों पर प्लास्टर चढ़े हुए थे और वो कुछ नर्सेस के साथ बहुत बुरी तरह बहस कर रहा था। शैन चिंग क्यू उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। लॉन्ग ऑटियन के पिछवाड़े पर बंधी पट्टियां अब पहले से और भी मोटी हो गई थीं। वो एकदम सफेद पड़ चुका था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा भरा था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? लॉन्ग ऑटियन नर्सेस पर चिल्ला रहा था। मुझे अभी डिस्चार्ज चाहिए, अभी के अभी। एक उम्र दराज महिला जो शायद नर्स मैनेजर थी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और सख्ती से कहा, मिस्टर लॉन्ग, आपकी चोट अभी बहुत गंभीर है, खासकर आपके पिछवाड़े और इंटरनल हिस्से का घाव। वो कभी भी वापस फट सकता है, खून बह सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। आपको आराम और चेकिंग की जरूरत है। अभी बाहर जाना बहुत बड़ा रिस्क होगा। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बाहर में गया रिस्क? मेरी बातें तुम मत सिखाओ। इन्फेक्शन हो या कुछ भी, मुझे परवाह नहीं है। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी मेरा डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा करो। लॉन्ग ऑटियन ने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया और व्हील चेयर चलाकर वहां से जबरदस्ती निकलने की कोशिश की। शैन चिंगचू ने पास आकर उसे समझाया, यंग मास्टर, नर्स मैनेजर ठीक कह रही है, आपकी हालत अभी अच्छी नहीं है, थोड़ा जख्म ठीक हो जाए फिर चले जाएंगे। नर्स दीदी भी आपके भले के लिए बोल रही है, एक बार और सोच लीजिए। सोचना क्या है चिंगचू, तू भी मुझे मत समझा, मुझे जाना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। लॉन्ग ऑटियन अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने ये सब देखा और राहत की सांस ली। लग रहा था कि लॉन्ग ऑटियन को अभी तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। शैन चिंगक्यू भी उसके इस बर्ताव से परेशान थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। यंग मास्टर फांग, क्या आप यंग मास्टर से मिलने आए हैं? मैं सोच ही रहा था कि कैसे बात शुरू करूं। तभी शैन चिंगचू की आवाज सुनकर मैं मन ही मन खुश हुआ और जल्दी से आगे बढ़ा। हाँ, ऑटियन भाई को इतनी गहरी चोट आई है, मैं घर पर चैन से कैसे बैठ सकता था? मैं बस ये देखने आया था कि वो अब कैसे है। मेरे चेहरे पर फिक्र थी, पर दिल में मैं सोच रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये बच कैसे गया। बड़ा अफसोस है। शैन चिंगचू को लगा कि मैं सच में परेशान हूँ। इतनी रात को यंग मास्टर फांग इतनी दूर से हॉस्पिटल आए हैं यंग मास्टर को देखने। वो यंग मास्टर का कितना ख्याल रखते हैं। फांग युआन, तू एकदम सही टाइम पर आया है। जियांगचंग तेरा इलाका है, जल्दी इन नर्सेस को बोल कि मुझे जाने दे, ये मुझे रोक रही है। लॉन्ग ऑटियन ने मुझे देखा तो उसे लगा जैसे कोई सहारा मिल गया हो। मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं देने वाला। अगर तू बाहर गया और तुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मेरा क्या होगा? आज तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। मैंने दिमाग लगाया और चेहरे पर एक मजबूरी वाला एक्सप्रेशन लाकर बोला, ऑटियन भाई, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें इतनी चोट लगी है, ऐसे में डिस्चार्ज कैसे ले सकते हो? फांग युआन, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे आज रात ही एक बहुत जरूरी काम करना है। तू बस मेरी इस बार मदद कर दे, मैं तेरी सारी शर्तें मान लूंगा। मैंने लॉन्ग ऑटियन की व्हील चेयर के हैंडल पकड़ लिए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। खुद को देखो, पूरे शरीर पर चोट है। अगर बाहर कुछ हो गया तो मैं लॉन्ग फैमिली को क्या जवाब दूंगा? लॉन्ग ऑटियन गुस्से से लाल हो गया और मुझ पर चिल्लाया, तुझे कुछ नहीं पता, ये तेरी हेडेक नहीं है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो जल्दी मेरा डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा करवा। पर मैं बिल्कुल नहीं माना। मैंने नर्स मैनेजर की तरफ देखा और ईमानदारी से कहा, नर्स मैनेजर, आप खुद देखिए इनकी हालत, ये अभी हॉस्पिटल से बाहर जाने के लायक नहीं है। प्लीज आप इन्हें यही रोकिए, जो भी नॉर्मल ट्रीटमेंट है वही चालू रखिए, पैसे की टेंशन मत लीजिए, वो मैं देख लूंगा। नर्स मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और हाँ मैं सिर हिलाया। यंग मास्टर फांग, आप बेफिक्र रहिए, हम इनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ,
और हो सके तो इन्हें बांध कर रखिए और कुछ ज्यादा नर्सेस को इनकी देखभाल में लगा दीजिए। ओतियान भाई अकेले रहने से डरते हैं, इन्हें वार्ड में अकेला मत छोड़ना। लोंग ओतियान ये सुनकर बहुत गालियां देने लगा। फंग युआन कमीने, तू आखिर चाहता क्या है? क्या तू जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहा है? मैंने मासूम बनकर एक सांस छोड़ी और उससे बोला, ओतियान भाई मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सोचो इस हालत में बाहर जाओगे और कोई खतरा हो गया तो क्या होगा? आराम से यहाँ इलाज करवाओ, जब ठीक हो जाओगे तब जो मन करे वो करना। लोंग ओतियान गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसने मुझे बहुत गंदी नजरों से देखा और बोला, ठीक है फैंग युआन, तू याद रखना एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं तुझे देख लूंगा। मैंने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया और शैन चिंक्यू से बोला, आओ, तियान भाई की चोट बहुत गहरी है, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर देना। शैन चिंक्यू बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा, यंग मास्टर फंग, आई एम रियली सॉरी। यंग मास्टर का मूड थोड़ा खराब है इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं, आप बुरा मत मानना। मैंने हाथ हिलाकर कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि दर्द की वजह से वो चिढ़ रहे हैं। चिंक्यू तुम भी ज्यादा परेशान मत हो, बस उनका ख्याल रखो। पीछे नर्स मैनेजर दूसरी नर्सेस को ऑर्डर्स दे रही थी कि लोंग ओतियान को जबरदस्ती वापस वार्ड में ले जाया जाए। लोंग ओतियान अभी भी छटपटा रहा था और चिल्ला रहा था, फंग युआन कमीने, तूने मेरा काम बिगाड़ा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा और आराम से देखता रहा कि कैसे नर्सेस ने उसे पकड़कर लिफ्ट में डाल दिया। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तब जाकर उसकी चिल्लाने की आवाज बंद हुई। शैन चिंक्यू ने एक बार फिर एहसान मानकर मेरी तरफ देखा और बोली, यंग मास्टर फेंग, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। यंग मास्टर खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा दोस्त मिला। जब शैन चिंक्यू भी लिफ्ट में चली गई तब मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा। मैं खुश था कि मैंने लोंग ओतियान को रोक लिया है। तभी अचानक लोंग ओतियान और मेरे सिस्टम ने एक साथ हमारे कानों में बोला, होस्ट, वो अपॉर्चुनिटी अभी हॉस्पिटल के गेट के ठीक बाहर है। नर्स दीदी, मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने आया हूँ। मैं चेक करती हूँ। मिस्टर जाओरितियन ना? जाओरितियन ने हाँ में सिर हिलाया। वो पहली बार इतने बड़े शहर में आया था इसलिए थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वो बेचैनी में अपने हाथों को अपनी पैंट पर रगड़ रहा था। नर्स ने साइड में रखी फाइल बास्केट में से एक रिपोर्ट निकाली और जाओरितियन को दे दी। ये लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, सारे टेस्ट्स एकदम नॉर्मल है, बस आगे से वो छोटी मूवीज थोड़ा कम देखा करो। तुम्हारा शरीर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं देखता। जाओरितियन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से मना किया। मैं तो बस मजाक कर रही थी छोटे भाई। नर्स ने उस सीधे सादे दिखने वाले लड़के को देकर हंसते हुए कहा, शहर के लोगों की बातें बहुत घुमावदार होती हैं। जाओरितियन ने ऑकवर्ड सा चेहरा बनाते हुए अपनी मेडिकल रिपोर्ट ली और जल्दी से नर्स डेस्क से चला गया। खैर अब ये मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है तो वो फाइनली कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। उसका 1 महीने तक बैलगाड़ी में बैठकर शहर आने का सफर बेकार नहीं गया। जाओरितियन ने अभी 2 कदम ही चले थे कि अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे मुंह के बल आगे गिरने लगा। घबराहट में उसने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे और पास में रखे एक पौधे के पत्ते खींच लिए। एक बड़ा सा गमला सीधा नीचे गिरने लगा और वो बस जाओरितियन के सिर पर बजने ही वाला था। उसी एकदम परफेक्ट टाइम पर मैं तेजी से आगे गया और अपना हाथ बढ़ाकर उस गमले को हवा में ही पकड़ लिया। जाओरितियन अभी भी डरा हुआ था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और मुझे बहुत एहसान भरी नजरों से देखते हुए बोला, थैंक यू भाई, अगर तुम ना होते तो आज मेरा सिर पक्का फूट गया होता। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से चला करो। ये बोलते हुए मैंने जानबूझकर ऐसे एक्टिंग की जैसे मेरी नजर गलती से उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ गई हो। जाओरितियन सिस्टम, क्या ये वही लड़का है? मैंने अपने दिमाग में पूछा। बिल्कुल होस्ट, ये जाओरितियन ही वो इंसान है जिसकी किस्मत में वो अपॉर्चुनिटी लिखी है। मेरा दिमाग तुरंत दौड़ा। अब जब मुझे पता चल गया है कि जाओरितियन ही में इंसान है तो मुझे हर हाल में उस पर नजर रखनी होगी। मैं लोंग ओतियान का प्लान किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम अभी बहुत खतरे में हो। मैंने एकदम सीरियस और टेंशन वाला चेहरा बनाकर जाओरितियन के कंधे पर हाथ रखा। जाओरितियन ये सुनकर डर के मारे कांप गया। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और घबराते हुए पूछा, भाई मैं खतरे में कैसे हूँ? मैं तो अभी अभी शहर आया हूँ, मैंने तो किसी से कोई पंगा भी नहीं लिया। मेरा दिमाग स्पीड में चल रहा था और मैंने जल्दी से एक झूठी कहानी बना ली। तुझे नहीं पता भाई, आजकल शहर में कुछ बहुत खतरनाक लोग घूम रहे हैं। वो तेरे जैसे सीधे सादे और नए लड़कों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। फिर वो तुझे किडनैप करके साउथ ईस्ट एशिया ले जाएंगे और तेरी दोनों किडनी निकालकर बेच देंगे। बहुत बेरहम लोग हैं वो। जाओरितियन ये सुनकर इतना डर गया कि उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। तो अब मैं क्या करूं? भाई तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जब मैंने देखा कि वो मेरी बातों में आ गया है तो मैं मन ही मन खुश हुआ और बोला, एक काम करते हैं भाई, मुझे लग रहा है कि तू सच में मुसीबत में है और शहर में मेरी थोड़ी बहुत पहचान है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे छुपने के लिए एक सेफ जगह देता हूँ। जब तक ये खतरा टल नहीं जाता तू वहीं रुकना। जाओरितियन थोड़ा सा हिचकिचाया। उसने मेरी ईमानदार दिखने वाली आंखों में देखा और फिर उसे याद आया कि मैंने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। उसे लगा कि मुझ पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उसने जोर से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बस तुम मुझे बचा लेना। उसी वक्त लिफ्ट के अंदर लोंग ओतियान गुस्से से पागल हो रहा था।
पर उसकी चोटें इतनी भयंकर थी कि हल्का सा हिलने पर भी दर्द के मारे उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। वो व्हील चेयर पर बैठा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से बंद की हुई थी कि उसके जोड़ सफेद पड़ गए थे और वो गुस्से में बहुत बुरा भला बड़बड़ा रहा था। शेन चिंग-क्यू साइड में खड़ी थी। लॉन्ग आओ तियन का ये गुस्सा देखकर वो दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉन्ग आओ तियन डिस्चार्ज लेने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है, जबकि उसकी हालत इतनी खराब है और उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। यंग मास्टर, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। यंग मास्टर फैंग भी आपकी चोट को लेकर परेशान थे, इसलिए उन्होंने आपको डिस्चार्ज लेने से रोका। अगर आप इतना टेंशन लेंगे तो घाव जल्दी ठीक नहीं होंगे। शेन चिंग-च्यू ने प्यार से उसे समझाया। होस्ट, अगर आज रात आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो वो अपॉर्चुनिटी अपने ओरिजिनल मालिक के पास चली जाएगी और वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। लॉन्ग आओ तियन ने सिस्टम की ये बात सुनी तो वो पागलों की तरह छटपटाने लगा। हालांकि उसे व्हील चेयर पर कसकर बांधा गया था और उसके पिछवाड़े में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, पर उसे हर हाल में वो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। इसके लिए तो उसने अपनी कई दुनियाओं की कमाई दांव पर दी थी। लॉन्ग आओ तियन पागलों की तरह अपनी बॉडी को हिला रहा था और खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, वो अपॉर्चुनिटी मुझे हर हाल में चाहिए। शेन चिंग-च्यू लॉन्ग आओ तियन के इस अचानक वाले पागलपन से बुरी तरह डर गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ा और घबराते हुए बोली, यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, आपके घाव फट जाएंगे। पर लॉन्ग आओ तियन इस वक्त कुछ सुनने की हालत में कहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही जिद और पागलपन सवार था। उसने शेन चिंग-क्यू की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और जैसे ही वो और जोर से छटपटाने लगा, अचानक व्हील चेयर का बैलेंस बिगड़ गया और धड़ाम की आवाज के साथ व्हील चेयर समेत वो सीधा जमीन पर जा गिरा। यंग मास्टर, शेन चिंग-क्यू जोर से चिल्लाई और जल्दी से नीचे बैठकर लॉन्ग आओ तियन को चेक करने लगी। दर्द और गुस्से की चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसके माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। उसके पिछवाड़े पर जहां पहले से पट्टियां बंधी थीं, वहां से अब और भी ज्यादा खून निकलने लगा था, जिसने पूरी पट्टी को गहरे लाल रंग में रंग दिया था। शेन चिंग-च्यू को बहुत बुरा लग रहा था। वो घबराहट में जल्दी जल्दी लॉन्ग आओ तियन को उठाने की कोशिश कर रही थी और बोली, यंग मास्टर प्लीज अब और मत हिलो। नर्स मैनेजर ने ये सब देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सीधा एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन निकाला और सीधा लॉन्ग आओ तियन की गर्दन में घोंप दिया। इंजेक्शन लगते ही लॉन्ग आओ तियन का छटपटाना धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी आंखें पलटी और वो बेहोश होकर सो गया। इन्हें मेंटल वार्ड में शिफ्ट कर दो। भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? जाओ रितियन मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी के पीछे बैठा था। वो अंदर से नर्वस भी था और एक्साइटेड भी, तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, पहले तेरे लिए रुकने के लिए कोई होटल ढूंढते हैं? रितियन भाई, तू टेंशन मत ले, मैं इस मैटर को पूरा सॉल्व करवा कर ही छोड़ूंगा। मैंने स्कूटी चलाते हुए पीछे बैठे हुए रितियन को तसल्ली दी। भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं होटल का किराया नहीं दे पाऊंगा, तुम मुझे बस किसी पार्क में छोड़ दो, मैं एक रात वहां काट लूंगा। रितियन भाई, ये कैसी बातें कर रहा है? जब मैंने तेरी मदद करने का वादा किया है तो क्या मैं तुझे पार्क में सोने दूंगा? तू बेफिक्र रहे, होटल का सारा खर्चा मैं दूंगा। जाओ रितियन ये सुनकर इतना इमोशनल हो गया कि उसके आंसू निकलने वाले थे। भाई, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। जब मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। जल्दी ही मैं जाओ रितियन को लेकर एक ठीक ठाक होटल में गया, एक रूम बुक किया और उसे वहां सेट करने के बाद उसे समझाना नहीं भूला, रितियन भाई तू यही आराम से रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना, मैं कल तुझसे मिलने आऊंगा। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो चाहे कोई भी हो, दरवाजा मत खोलना, समझ गया? जाओ रितियन ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। समझ गया भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। फांग युआंग के जाने के बाद जाओ रितियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो बेड के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया और उसने अपने गले का लॉकेट कस कर पकड़ लिया। उसने सोचा नहीं था कि शहर आने के पहले ही दिन किसी खतरनाक गैंग की नजर उस पर पड़ जाएगी, पर अच्छी बात यह थी कि उसे फैंग युआन जैसा अच्छा भाई मिल गया। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, जाओ रितियन ने दिल ही दिल में सोचा। मैं किसी चोर की तरह छुपते छुपाते अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर गया और बहुत आराम से अपना सिर अंदर डाला। मैंने देखा कि घर में एकदम शांति थी, सिर्फ हॉल की नाइट लैम्प की हल्की सी लाइट जल रही थी। मैं दबे पैरों से अंदर गया, कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल भी आवाज ना हो। मुझे डर था कि कहीं सो रहे लोग जाग न जाए। मैं आराम से सोफा के पास से निकला और अपने जमीन पर लगे बिस्तर की तरफ जाने लगा। अचानक सोफा पर एक साया उठकर बैठ गया। डर के मारे मेरा दिल बाहर आने वाला था। युइवे, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? मैं नहीं हो सकती क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे देखकर बहुत निराश हो गए हो। फांग युइवे ने अपने हाथ बांधे और आधी स्माइल के साथ मुझे देखा। नाना क्लासमेट कहाँ है? भाई,
तुम्हें अभी भी नाना दीदी की फिक्र है। फांग युएवे ने अपना मुंह बनाया और बेडरूम की तरफ इशारा किया। मैंने उन्हें जिंगजिंग दीदी के साथ सुला दिया है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई, अचानक मेरे पास आई और मुझे सूंघने लगी। तुम्हारे शरीर से हॉस्पिटल वाली स्मेल क्यों आ रही है? तुम हॉस्पिटल गए थे क्या? हाँ, एक काम निपटाने गया था। फांग युएवे ने अपने सॉफ्ट टॉय को पकड़कर अचानक अपनी आवाज धीमी किया। भाई, क्या तुम और नाना दीदी वो कर रहे थे? क्या वो? मैंने अनजान बनने की एक्टिंग की। अरे वही। फांग युएवे ने चिढ़कर अपना पैर पटका और अपने हाथों से किस करने का इशारा किया। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैंने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ भी फालतू मत बोल। फांग युएवे ने खुद को छुड़ाया। उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे पहले ही पता था, अभी नाना दीदी के होंठ सूजे हुए थे। ये पक्का तुम्हारा ही काम है। मान गए भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या सच में? मैंने बिना सोचे अपने खुद के होठों पर हाथ लगाया। तो तुमने मान ही लिया। फांग युएवे ने चौड़ में अपना सिर हिलाया। पर भाई, तुम सच में बहुत बुरे हो। किस करने के बाद उसे वैसे ही छोड़कर भाग गए। नाना दीदी अभी बहुत देर तक रो रही थी। मेरे दिल में दर्द सा हुआ। वो रोई थी? ओहो, अब टेंशन हो रही है। पहले कहा गए थे। मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारी इस बहन ने सही टाइम पर उन्हें चुप नहीं कराया होता तो नाना दीदी कब की भाग चुकी होती। बताओ यार, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने अपने हाथ से ही अपना सारा गेम खराब कर दिया। युएवे, तो अब नाना क्लासमेट कैसी है? फेंग युयू ने मुझे घूर कर देखा और चिढ़ते हुए बोली, और कैसी होगी? बहुत मुश्किल से मना कर सुलाया है उन्हें। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। भाई, अगर तुम्हें नाना दीदी पसंद नहीं है तो उनके साथ टाइम पास मत करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने मजबूरी में एक सांस छोड़ी। युयू, तू नहीं समझेगी, मुझे सच में एक बहुत जरूरी काम निपटाने जाना था। मैंने जानबूझकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। फेंग युयू ने मुंह बनाया। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि नाना दीदी से माफी कैसे मांगनी है। उन्हें फिर से हर्ट मत करना। तभी बेडरूम के अंदर से हल्की सी आवाज आई। मैंने और फेंग युयू ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों एकदम चुप हो गए ताकि अंदर सो रहे लोग उठ ना जाए। अगली सुबह हम तीनों वापस कॉलेज जा रहे थे और हमारे बीच का माहौल बहुत अजीब और ऑकवर्ड था। टैंग नाना जानबूझकर मुझसे दूरी बनाकर चल रही थी। उसकी नजरें लगातार दूसरी तरफ थी और वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। शू जिंगजिंग अभी तक कल रात की थकान और गिल्ट से बाहर नहीं आ पाई थी। वो एकदम उदास और थकी हुई लग रही थी और चुपचाप हम दोनों के पीछे चल रही थी। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आपके पिछवाड़े की चोट अब ठीक हो गई होगी ना? अगली बार जिंगजिंग आपकी पक्का रक्षा करेगी। मैंने कई बार इस भारी शांति को तोड़ने के लिए कुछ बोलना चाहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। मैंने चुपके से टैंग नाना को देखा। उसका प्यारा सा साइड फेस एकदम स्ट्रिक्ट लग रहा था और उसके हल्के से बाहर निकले होठ साफ बता रहे थे कि वो बहुत नाराज है। अपना पूरा दिमाग लड़ाने के बाद फाइनली मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला, नाना क्लासमेट, कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा अचानक वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। टैंग नाना ने गुस्से में हल्की सी आवाज निकाली। उसने अभी भी मेरी तरफ नहीं देखा और अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे चलने लगी। शू जिंगजिंग ने हम दोनों को ऐसे देखा, अपना भारी हो रहा सिर मसला और कंफ्यूजन में पूछा, तुम दोनों को क्या हो गया है? कल रात कुछ हुआ था क्या? मैं और टैंग नाना एक साथ जम गए। मैंने एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी और बोला, कुछ नहीं जिंगजिंग क्लासमेट, बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। टैंग नाना ने अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज में